नमस्कार दोस्तों, मानवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एनसीईआरटी साइंस जो कि क्लास 6 की है, अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता भूमि और सूर्या के लिए विद्यालय की छुट्टी सदैव मनोरंजक होती है। इन छुट्टी में वे अपनी अज्जी दादी के घर गए हैं। अज्जी पश्चिमी घाट के जंगल के किनारे एक गांव में रहती है। वहां की हवा नगर की अपेक्षा अधिक ताज़ी और ठंडी होती है। वे अपने आसपास सुंदर पहाड़ियां, झरनों और कई रोचक पौधे, जंतु और पक्षियों को देख सकते हैं। कहता एक दोपहर भूमि और सूर्या अज्जी से उस स्थान के विषय में और जानकारी देने का निवेदन करते हैं। अज्जी कहती है, बच्चों, क्या आप जानते हैं इस जगह प्रकृति की अनेक संपदाएं हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। यहाँ की हवा शुद्ध, ताज़ी एवं स्फूर्तिदायक है। यहाँ की मृदा इतनी उपजाऊ है कि यह विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को जीवन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ अच्छी धूप आती है जो अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। विभिन्न प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न पक्षियों और कीटों सहित अनेक जंतुओं को भोजन एवं आश्रय कहने का मतलब है कि रहने का जगह करते हैं। क्या आप प्रकृति की ऐसी कुछ और संपदाओं के विषय में सोच सकते हैं? तो देखिए, यहाँ फिगर दिया हुआ है। ये दादी जी का घर है, अज्जी का। यहाँ पे पक्षी के रहने का जगह भी दिखाया हुआ है, घर है इनका, पशु पक्षी दिखाया गया है। ये एक गांव का चित्र है। कहता भूमि ने कहा, अज्जी, हम जल का उपयोग पीने के लिए और साग सब्जी उगाने के लिए करते हैं। अज्जी ने कहा, हाँ, हमें इन संपदाओं की आवश्यकता उत्तरजीविता और अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए होती है। प्रकृति की इन संपदाओं के बिना प्रकृति पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। हम सभी इस प्रकृति का ही एक भाग हैं। अज्जी वायु के महत्व को बताती है और यह बताते हुए हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक है यह भी स्पष्ट करती है। आइए हम वायु के विषय में और अधिक जानें। कहता वायु, देखिए वायु क्या है। कहता एक सुबह भूमि और सूर्या अज्जी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी व्यायाम करते हुए देखते हैं। अज्जी उन्हें भी व्यायाम करने के लिए बुलाती है। वे कहती है, मैं गहरी श्वास ले रही हूँ और बाहर छोड़ रही हूँ। यह क्रिया फेफड़ों में शुद्ध हवा लेने में सहायक है और हमें स्वस्थ रखती है। भूमि और सूर्या भी अज्जी के साथ बैठ जाते हैं और गहरी श्वास लेने की क्रिया करते हैं। देखिए, ये गहरी श्वास लेने की क्रिया को दर्शा रहा है। कहता आइए हम भी इस व्यायाम का अभ्यास करें। कहता क्रियाकलाप 11.1 आइए अनुभव करें। कहता एक गहरी श्वास लीजिए और उसे धीरे धीरे छोड़िए। फिर एक और अधिक गहरी श्वास लीजिए। जितना संभव हो सके श्वास को रोक कर रखिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। आप कितनी देर तक श्वास रोक सकते हैं? जब आप श्वास रोक कर रखते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, सावधानी दिखाया है, जो कि सावधानी बरतना है। अपनी श्वास को इतनी देर तक मत रोकिए कि आपको असहज लगने लगे। असहज मतलब कि आप उसको सही फील नहीं कर रहे हैं। कहता इस क्रियाकलाप से हमने पाया कि श्वास को लंबे समय तक रोकना कठिन है। श्वास द्वारा भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन होती है। श्वास द्वारा जो भीतर लेते हैं हम उसको ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हम लंबे समय तक श्वास रोकते हैं तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अतः हमें, देखिए ये एक पॉइंट बना, क्या है कि जब हम लंबे समय तक श्वास रोकते हैं तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अतः हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अन्य जीवों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम भोजन अथवा जल के बिना तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु ऑक्सीजन के बिना कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं? चलिए देखिए क्या कह रहा है। कहता पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्या आप वायु में उपस्थित कुछ गैसों के नाम बता सकते हैं? वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसों उपस्थित होते हैं। चित्र 11.1 में वायु के संगठन को प्रतिशत में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए कि चित्र 11.1 में 100 वर्ग हैं। इन 100 वर्गों में से 78 वर्ग नाइट्रोजन द्वारा,
कितना है 78% नाइट्रोजन, 21 वर्ग ऑक्सीजन द्वारा, यानी कि 21% ऑक्सीजन, 1 वर्ग अन्य गैसों हैं जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि द्वारा भरे हुए हैं। देखिए प्रतिशत प्रत्येक 100 में से अंशों की संख्या है, इसे परसेंट संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। ये देखिए वायु का संघटन में नाइट्रोजन कितना है 78% नाइट्रोजन है वायु में, 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और अन्य जो गैस है वह 1% है, जो कि आप देख सकते हैं VVI है। आपसे अगर पूछे कि वायु में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, आप बोलिएगा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, अन्य गैस की मात्रा 1%। कहता पेड़ों पर पत्तियों की सरसराहट, रस्सी पर लटके कपड़ों के हिलने या पंखों को चलाने पर अथवा किसी खुली पुस्तक के पन्नों की फड़फड़ाहट आदि के द्वारा आपने वायु की उपस्थिति का अनुभव किया होगा। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं, जो चलती हुई वायु है उसे पवन कहते हैं। कभी कभी यह बहुत गति से चलती है जैसे आंधी के समय, या कभी कभी यह धीमी गति से चलती है जैसे ब्यार, मंद पवन। आपने भी अनेक बार फिरकी, कागज से बनी चक्री के साथ खेला होगा। आइए क्रियाकलाप 11.1 द्वारा एक फिरकी बनाते हैं। देखिए क्रियाकलाप 11.1, आइए फिरकी बनाते हैं। कहता 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार कागज, एक कैंची, एक ऑलपिन और एक मुलायम डंडी लीजिए। चित्र 11.2 में दर्शाई गई निर्देशानुसार फिरकी बनाइए। ये फिरकी जिसको हम पंखा कर सकते हैं। देखिए ये पेपर लिया है, इसको कट लगा के ये फिरकी के रूप में तैयार किया है। इसको कहता है अब आप अपने हाथ में फिरकी को पकड़कर दौड़िए। आप इसे फूंक मार कर भी चला सकते हैं। आप क्या देखते हैं, क्या फिरकी घूमती है? जब आप इसे थोड़ा आगे और पीछे चलाते हैं तब यह घूमती है। फिरकी को कौन घुमा रहा है? यह पवन है जो इस फिरकी को घुमाती है, हवा से घूम रहा है। पवन चक्की, पवन चक्की और फिरकी की कार्य प्रणाली समान है। पवन चक्की के पंखों को घुमाती है। आटे की चक्की कुएं से पानी ऊपर खींचने या विद्युत उत्पन्न के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जा सकता है। भारत में अनेक पवन चक्की फार्म हैं। पवन चक्की फार्म वह क्षेत्र है जिसमें अनेक पवन चक्कियां पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करती है। तो पवन चक्की क्या है? पवन चक्की पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करती है, उसे पवन चक्की कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है फिगर में, देखिए पवन चक्की का फॉर्म दिखाया गया है। इससे हम हवा से क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, विद्युत उत्पन्न करवाते हैं। तमिलनाडु का मुपंडल पवन चक्की फॉर्म, राजस्थान के जैसलमेर का पवन चक्की फॉर्म और महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल पवन चक्की फॉर्म हमारे देश के कुछ प्रमुख पवन चक्की फॉर्म हैं। अपने देश में पाए जाने वाले अन्य पवन चक्की फॉर्म के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। कहता हमने सीखा कि वायु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल भी हमारे लिए अति आवश्यक और अमूल्य है। यदि आपको पीने के लिए जल न मिले, विशेषतः जब आपको प्यास लगी हो, तब आपको कैसा महसूस होगा? आइए जल के बारे में और अधिक जानें। अब देखते हैं जल क्या है। कहता भूमि और सूर्य अज्जी को गायों के लिए नाद में पानी भरने, बगीचे में साग सब्जी और औषधीय पौधे को पानी देने में सहायता करते हैं। अज्जी उनको सिखाती है कि पौधों को पानी किस प्रकार दिया जाए जिससे पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग हो और उनमें से एक बूंद भी व्यर्थ न हो। कहता क्या आप अपने दैनिक जीवन में जल के कुछ अन्य उपयोगों के विषय में सोच सकते हैं? आपने विचार नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। कहता हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और भी क्या क्या आवश्यकता होती? नहाने के लिए होती है, कपड़ा धोने के लिए होती है। मतलब जितना आप पानी का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। कहता हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए एवं सफाई के लिए। इसे फसलें उगाने और औद्योगिक कार्यों के लिए भी उपयोग में लाया जाता है।
हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? जल के विभिन्न स्रोतों की एक सूची बनाइए। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। अत्यधिकांश जल महासागरों एवं समुद्रों में पाया जाता है, परंतु यह जल नमकीन लवणीय होता है। जो महासागर और समुद्र में पाया जाता है वह कैसा होता है? नमकीन जल होता है। इसलिए यह जल घरेलू कृषि तथा औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इन सभी गतिविधियों के लिए हमें मृदु, लवण रहित या अलवणीय जल की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चादरों अथवा हिम नदियों या झीलों में और पृथ्वी की सतह के नीचे भूजल के रूप में पाया जाता है। बर्फ की चादरों तथा हिम या भूजल से मृदु अलवणीय जल प्राप्त करना कठिन होता है। मृदु जल कुछ मात्रा में तालाबों, नदियों, झीलों और कुओं से सहजता से प्राप्त किए जा सकते हैं। जल अमूल्य है, इसलिए अज्जी उन्हें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना सिखा रही है। क्या आप अनुभव करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों में जल का उपयोग सही प्रकार से हो रहा है? क्या आपने दैनिक कार्य में जल को व्यर्थ होते हुए देखा है? आइए अब जानते हैं कि कौन सी गतिविधियों में जल व्यर्थ हो रहा है और इसे व्यर्थ होने से किस प्रकार रोका जा सकता है। मतलब आप जल का जो उपयोग करते हैं उसमें जल कितना क्षति होता है, तो उस क्षति को हम कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में देखना है। कथा क्रियाकलाप 11.3 आइए पता लगाएं। तालिका 11.1 में स्तंभ 2 एवं स्तंभ 3 को भरे। कथा तालिका 11.1 दैनिक गतिविधियों में जल की व्यवस्था। कथा गतिविधियां देखिए, जल किस प्रकार व्यर्थ हो रहा है। जल व्यर्थ होने से रोकने के लिए सुझाव या उपाय बताना। हाथ धोना भी तो जरूरी है, तो आप क्या करेंगे? जल किस प्रकार व्यर्थ हो रहा है, हाथ धोने के लिए आप जितना यूज कर रहे हैं उतना ही यूज कीजिए और उसमें पानी का बचत कीजिए। कपड़ा धोने में जितना आप कम से कम कपड़ा में पानी का यूज कर सकते हैं और जितना आप ज़्यादा कर रहे थे उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। बर्तन धोना, यानी कि आप 1 बाल्टी पानी लिए, उसी में आपको बर्तन धोना। पहले सारा बर्तन को छोटा बर्तन को 1 बाल्टी में डालिए, उसमें से निकालते जाइए, फिर फ्रेश पानी से आप एक बार धो लीजिए, जिससे कि पानी का बचत कम होगा। नहाना, आप देखिए इस सब में कैसे आप पानी का बचत कर सकते हैं। कथा इस तालिका से प्राप्त हुई जानकारी से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जल के अपव्यय को रोकने के लिए आप और आपका परिवार क्या कर सकता है? जल की हानि को कम करने की कई विधियां हैं। उदाहरण के लिए उपयोग में न होने पर नल को बंद करना एवं जल के रिसाव को सही करवाना। जल का पुनः चक्रण एवं जल संचयन भी जल बचाने में सहायक है। तथा हमारा देश विभिन्न नदियों, झरनों और झीलों से समृद्ध है। क्या आपने प्लास्टिक, थैली और रैपर्स आदि को जल की सतह पर तैरते हुए देखा है? हम मृदु जल के स्रोतों में कचरा, अपशिष्ट पदार्थों फेंककर उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। घरों और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल स्रोतों से मिलते हैं तो वे जल को प्रदूषित करते हैं। जल को प्रदूषित करने वाली मानवीय गतिविधियों को पहचानिए। कक्षा में अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आप जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। प्रदूषण जल सचिवों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। मृदु जल के स्रोत सीमित होने के कारण भारत के अनेक भागों में जल की कमी है। कुछ स्थान पर लोगों को पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ता है। सभी के पास जल की समान उपलब्धता नहीं है, इसलिए हमारे लिए जल का संरक्षण करना और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हमें इसे प्रदूषित होने से भी बचाना चाहिए ताकि यह सभी जीवित प्राणियों के उपयोग के लिए उपयुक्त रहे। आप जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियां सोच सकते हैं? मतलब देखिए, आप जो नाले में जल बर्बाद हो रहा है, अगर उसमें कचरा पानी या कुछ भी गंदगी फैल रहा है, आप उसका यूज या उपयोग किस तरह से कर सकते हैं? आप सबसे पहले तो उसको एक जगह एकत्रित करेंगे, फिर उसको साफ करने की विधि को अपनाएंगे। फिर जब वो साफ हो जाएगा तो उसको पीने लायक बनाने के लिए आप उसमें शुद्धता की जांच करेंगे। इस तरह आप जल का संरक्षण और उसे
कीटाणु रहित भी बना सकते हैं। जल संरक्षण के लिए जल संचयन एक विधि है। बहुत से भवनों में वर्षा के जल को बाद में उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित एवं संग्रहित किया जाता है। इसे वर्षा जल संचय कहा जाता है, मतलब वर्षा का जल संचय। देखिए यहाँ वर्षा हो रहा है, यहाँ से छत पे सारा जितना पानी आएगा उसको एक टैंक में एकत्रित किया गया है। क्या गया है? वर्षा जल का संचित है, मतलब एक जगह एकत्रित करना ही संचयन कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि वर्षा का जल घरों, आवासीय क्षेत्रों और विद्यालयों में संचित किया जाता है। भारत में वर्षा जल संचयन की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। उदाहरण के लिए राजस्थान एवं गुजरात में पानी की कमी के कारण जल संचयन के लिए बावरी, चित्रगाड़ापुर, चारखोह एवं बाव बनाए गए हैं। ये देखिए बावरी यही है, बावरी और बाव कि मतलब पानी जो है सागर का एक जगह एकत्रित हो जाए। जल संचयन की एक अनूठी व्यवस्था है। इनमें न केवल वर्षा का जल बल्कि आसपास की झीलों, तालाबों और नदियों से रिसने वाला जल भी संचित होती है। इस हेतु धरती में लंबे गहरे गड्ढे, खाइयों के अंदर की दीवारों, पत्थर के टुकड़ों से इस प्रकार बनी होती हैं जिससे इन खाइयों में जल का रिसाव हो सके। आप जल संचयन की इन पारंपरिक पद्धतियों को अपने आसपास खोजें। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए अपने शिक्षक और अभिभावकों से बातचीत करें। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। इसका महत्व पता लगाइए। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा नामक अध्याय में हमने जल चक्र के बारे में सीखा। यह सूर्य जल के वाष्पीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपने कभी अपनी माँ या दादी को कई दिनों तक सूर्य की गर्मी में कटे हुए कच्चे आमों को सुखाते हुए देखा है? आइए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के विषय में अन्वेषण करें और जानें। देखिए सूर्य से ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में देखते हैं। भूमि और सूर्या दोपहर की कड़ी धूप वाले दिन अज्जी को मिर्च सुखाने में सहायता कर रही हैं। अज्जी ने कहा, हम इन्हें सुखाने के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग करते हैं। जब ताज़ा मिर्च उपलब्ध ना हो तो हम सूखी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको घर ले जाने के लिए कुछ सुखाई हुई मिर्च दूंगी। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सभी पौधे और जंतु इस पर निर्भर है। सही बात है। हम विभिन्न कार्यों के लिए सूर्य की ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश का उपयोग करते हैं। वे कौन सी गतिविधियां हैं जिनके लिए हमें ऊष्मा और प्रकाश की आवश्यकता होती है? भूमि हमारे जीवन में सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश के उपयोग को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाती है। क्या आप कुछ उदाहरण साथ उसकी सहायता कर सकते हैं? चित्र बनाए और दिखाए गए स्थान पर उनके नाम लिखिए। देखिए सूर्य से हम क्या कर सकते हैं? पौधे द्वारा भोजन बनता है, कपड़े सुखाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो अचार बनाने के लिए हम आम या कोई भी जिसका हम अचार बनाना है उसको सुखाते हैं। एक दिन दोपहर में भूमि और सूर्य से क्या करते हैं? सूर्य से हम सूर्य ऊर्जा का भी यूज कर सकते हैं। सूर्य ऊर्जा का यूज करते हैं। ऊर्जा का यूज सूर्य ऊर्जा का यूज करते हैं। और क्या कर सकते हैं? सूर्य ऊर्जा से हम बिजली उत्पन्न करवा सकते हैं। क्या करते हैं? बिजली उत्पन्न करवा सकते हैं। देख रहे हैं जैसे सोलर लाइट सब क्या होता है, इस सूर्य से ऊर्जा ही एकत्रित करके चलिए एक दिन दोपहर में भूमि और सूर्या जी के घर के पास के एक मैदान से गुजरते हैं जहां उन्हें घास चरती हुई एक गाय दिखाई देती है। वे सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत होने की बात कर रहे हैं। आगे दिए गए वार्तालाप को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए।
देखिए कहता इस गाय को देखो, यह घास खा रही है और उससे ऊर्जा प्राप्त कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि इस गाय को ऊर्जा सूर्य से मिल रही है। फिर कह रही है गाय धूप में खड़ी है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे सूर्य से ऊर्जा मिल रही है। गाय घास खा रही है, घास को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सही बात है, घास को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। इस प्रकार गाय को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपके अनुसार किसका कथन सही है? गाय को जो ऊर्जा है वह तो घास से मिल रही है, लेकिन घास जो है वह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर रही है। कहता सूर्य का प्रकाश पौधों को भोजन तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। सही बात। सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवों को उष्मा, गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कहता भारत में अनेक परिवारों में सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। करते ना हम लोग सूर्य भगवान का पूजा। कहता क्या आपने छतों, विद्युत के खंभों के ऊपर या ट्रैफिक सिग्नल पर सौर पैनल देखे हैं? अभी बताए हैं। सौर पैनल सौर ऊर्जा को एकत्रित कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? सौर ऊर्जा, विद्युत उत्पन्न सौर पैनल से। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में खाना बनाने अथवा सौर ऊर्जा उष्मक में जल गर्म करने के लिए भी किया जा सकता है। कहता सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधे को खाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधे को खाते हैं और विकसित होते हैं। हम पौधे और जीव जंतु दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। हम जो भोजन प्राप्त करते हैं किससे करते हैं? पौधा और जीव जंतु दोनों से हम भोजन प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर यह चक्र सूर्य के कारण भी ही संभव है। अतः हम सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं, आइए खोजें। अब देखिए जंगल के बारे में देखना है, वन, जो कि 11.4 में। कहता एक सुबह अज्जी सैर के लिए भूमि और ऊर्जा को जंगल में ले जाती है। वहाँ उन्हें विभिन्न प्रकार के पौधे, झाड़ियाँ और वृक्ष मिलते हैं। अज्जी बताती है वन विभिन्न प्रकार के पौधों की सघन वृद्धि वाले बड़े क्षेत्र होते हैं। रास्ते में वे भूमि पर गिरे हुए कुछ नेलिकाई, कन्नड़ में आंवले का नाम, इकट्ठा करते हैं। अज्जी उन्हें बताती है हमारे वन का देखिए दिया हुआ है, यहाँ आंवला गिरा हुआ है, ये बच्चा लोग आंवला कोई इकट्ठा कर रहा है। कहता गांव में पेड़ों से फल न तोड़ने की परंपरा है। उन्हें पशुओं और पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप अपने मित्र से चर्चा करें और कम से कम 5 ऐसे उत्पादों की एक सूची बनाएं जिन्हें हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं। वन से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? जंगल से हम जड़ी बूटी प्राप्त कर सकते हैं, जंगल से फल फूल प्राप्त कर सकते हैं, जंगल से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब के बारे में बताना है। कहता पक्षियों और कीटों सहित कई जंगली जंतु के लिए वन एक प्राकृतिक आवास भी है। वह उन्हें भोजन और आश्रय भी प्रदान करता है। प्रकृति में प्रत्येक जीव उत्तरजीविता के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। जीवों में विविधता प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए भोजन सुनिश्चित करता है। पिछले कुछ वर्षों से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण वन क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं। वन क्षेत्र कम किस लिए हो रहा है? कि आबादी बढ़ रहा है। वहाँ पे आदमी जो है अपना घर बनाने के लिए वन को काट रहा है। उसका लकड़ी घर में यूज करने के लिए, लकड़ी का यूज करने के लिए वन काट रहा है। इस तरह जो क्या है वन क्षेत्र में कमी हो रहा है। एक नए वन को उगाने के या किसी लुप्त हुए वन को पुनर्स्थापित करने में कई वर्ष लग जाते हैं। अतः हमें नए वनों को दोबारा उगने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और उनके लिए हमें उनका संरक्षण मतलब देखभाल और दायित्वपूर्वक उपयोग करना चाहिए। देखिए कह रहा एक बड़े वन क्षेत्र को काटने के क्या परिणाम होते हैं, एक प्रस्तुति बनाइए या अभिनय रोल प्ले कीजिए या एक कहानी या कविता लिखिए जो दर्शाती है कि यदि हम अपने जंगल में पेड़ों को निरंतर काटते रहें तो क्या हो सकता है। पेड़ को हम काटते रहेंगे तो क्या होगा, अब इसके बारे में
लिख सकते हैं। कहता वन महोत्सव पूरे देश में जुलाई महीने में मनाया जाता है। वन महोत्सव जो है पूरे देश में कब मनाया जाता है? जुलाई महीने में मनाया जाता है। यह 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है। इस उत्सव के दौरान नए पौधे और पेड़ लगाए जाते हैं और वनों का सम्मान करने के लिए जागरूकता पैदा की जाती है। कहता भारत में प्राचीन काल से ही वनों का आदर, रक्षण और संरक्षण करने की परंपरा रही है। पवित्र उपबंधों के बारे में आप पहले ही सजीव जगत में विविधता पाठ में पढ़ चुके हैं। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए और इस प्रकार वनों को बचाने के लिए सामान्य लोगों द्वारा कई प्रकार किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन। हाँ, तो पेड़ को बचाने के लिए क्या था? चिपको आंदोलन एक ऐसा ही प्रयास है। इसकी शुरुआत 1970 में 1970 के दशक में उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुई। इस आंदोलन में स्थानीय महिला ने बढ़ चढ़कर भाग लिए। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें पेड़ों को घेर लिया और उनसे लिपट गई। कब हुआ था ये चिपको आंदोलन? तो 1970 के दशक में। इसका उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाना है। आप भी अपने समुदाय में वन महोत्सव की योजना बना सकते हैं। भूमि और सूर्या ने जंगलों में घूमने के दौरान देखा कि जमीन पर बहुत सारी पंक्तियां हैं और मृदा में नमी दिखाई दे रही है। अज्जी ने बताया पौधों की जड़ें मृदा को जकड़ कर रखती है और उसे बहने से रोकती है। पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां सड़ जाती है और मृदा को पोषण तत्वों से समृद्ध करती है। इस मृदा का उपयोग नए पौधे और पेड़ों को उगाने के लिए किया जाता है। प्रकृति में यह पुनर्चक्रण का एक उदाहरण है। आइए हम मृदा की अधिक विस्तार से जानते। आप देखिए, मृदा, मट्टी के बारे में जानना है। कहता है मृदा, चट्टानें और खनिज। कहता भूमि, सूर्या और अज्जी जंगल से घर वापस आते हैं। भूमि और सूर्या कुछ सागों के पौधे लगाने के लिए बगीचे में मृदा तैयार करने में अज्जी की मदद करते हैं। चित्र 11.5 अज्जी उन्हें धीरे धीरे से मिट्टी को खोदने और मिट्टी की गांठों को ढीला करने के लिए कहती है। आप सजीव विशेषताओं का अन्वेषण अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं कि पौधे के पर्याप्त विकास के लिए मृदा के कणों के बीच की जगह न केवल पर्याप्त वायु प्रदान करती है बल्कि जड़ों को भी आसानी से बढ़ने देती है। भूमि और सूर्या को मृदा में छोटे छोटे कंकर पौधों की जड़ें और कुछ केंचुए भी दिखाई दिए। क्या आप समझे कि केंचुए मृदा को उलटने पलटने और ढीला करने में सहायता करते हैं, जब तक भूमि और सूर्या अज्जी की सहायता करते हैं। आइए क्रियाकलाप 11.4 करके हम स्वयं एक प्रयोग करें। यहाँ देखिए, ये खेत है। यहाँ की मिट्टी जो है, पौधा को मिट्टी को हौला किया जा रहा है, जिसको मतलब कोड़ के उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मिले, हर एक चीज, जिससे कि पेड़ को वृद्धि होने में सहायता मिल पाए। देखिए, सावधानी क्या बरतनी है। कहता विभिन्न स्थानों की मृदा को छूने के उपरांत अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना याद रखें। कभी कभी जिस मृदा में कचरा होता है उसमें ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए आप काम करने के बाद हाथ जरूर धोएं। कहता क्रियाकलाप 11.4 आइए जांच करें। कहता अपने घर और विद्यालय के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से मृदा के नमूने एकत्रित करें। अनुमान लगाएं कि विभिन्न मृदाओं में क्या क्या हो सकता है। मृदा के प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उसका रंग लिखें। कहता मृदा के प्रत्येक नमूने को स्पर्श कर उनकी बनावट को महसूस करें। मृदा के नमूने का अपनी नग्न आंखों से अवलोकन करें। यदि आपके पास एक आवर्धन लेंस है तो उससे भी मृदा को देखें। तालिका 11.2 में अपने अवलोकन को अंकित करें। देखिए, यहाँ दिया हुआ है जुताई के बाद खेत से मिट्टी, इसको मतलब बताना है कि मतलब कैसा दिखता है, या मतलब उसमें क्या दिख रहा है आपको, क्या कमी है, उसके बारे में बता रहे हैं। कहता नमूनों के बारे में लगाए गए अनुमान और निकट से किए गए अवलोकन में क्या अंतर है,
क्या आपको विभिन्न स्थानों से लिए गए मृदा के नमूनों में कोई अंतर दिखाई दिया? क्या नग्न आँखों से और आवर्धन लेंस से किए गए अवलोकन में आपको अंतर दिखाई दिया? कहता मृदा में बहुत सी वस्तुएं होती हैं जैसे रेत, कीड़े और कृमि। इसमें कई छोटे जीव भी हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। पौधा और जंतु भी विघटन और क्षय के कारण मृदा का हिस्सा बन जाते हैं। विभिन्न स्थानों से एकत्रित किए गए मृदा के नमूने अलग अलग रंगों के हो सकते हैं क्योंकि उनमें विभिन्न पदार्थ उपस्थित होते हैं। कहता क्या आपने कभी सोचा है कि मृदा कैसे बनती है? मृदा का निर्माण लंबे समय कई हजारों वर्षों में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है। कुछ विशेष प्रकार के पौधों को उगाने के, कुछ भवनों हेतु ईंट बनाने के लिए अच्छी होती है। भवनों में अनेक प्रकार की मृदाएं होती है। मृदा एक अमूल्य संपदा है जो जैव विविधता को आश्रय देता है। कहता आपने अपने आसपास चट्टानें देखी होगी। चट्टानें का उपयोग घर, भवन, मंदिर, सड़क, बांध और मेज के ऊपरी भाग आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। सलेट जैसी कुछ चट्टानों का उपयोग छत बनाने के लिए किया जाता है और लेटेराइट का उपयोग ईंट जैसे निर्माण सामग्री के कुछ रूप में किया जा सकता है। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर कुछ महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। मानव के चट्टानों का उपयोग कई हजार वर्ष पहले ही हस्तकुल्हाड़ी और तीर शीर्ष जैसे उपकरण बनाने के लिए किया गया है। देखिए, छत बनाने के लिए चट्टान का उपयोग किया गया है। यहाँ पे ईंट बनाने के लिए लेटेराइट मृदा का उपयोग किया गया है। हस्तकुल्हाड़ी, ये सब फिगर में संगमरमर का खनन दिखा रहा है। संगमरमर पत्थर जो है, कहता चट्टानें जिससे बनी होती है ये खनिज से बनी होती है। एल्यूमिनियम, सोना, तांबा और लोहे जैसी महत्वपूर्ण धातुएं खनिजों से प्राप्त की जाती है। खनिजों का उपयोग खनिज से प्राप्त किया जाता है। खनिजों का उपयोग वायुयान, कार, आभूषण, प्रसाधन, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। उदाहरण के लिए हम जिस सामान्य मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं उसके निर्माण में लगभग 1 दर्जन खनिजों का उपयोग होता है जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोबाल्ट आदि। कहता प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सोना। देखिए, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सोना ऐसा होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ खनिज दिया हुआ है। कहता चट्टानें मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके पुनर्निर्माण में हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनका संरक्षण और उपयोग दायित्वपूर्वक करना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि चट्टान और खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाता है? परिवहन के लिए हम जिन वाहनों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश वाहन जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। आइए जीवाश्म ईंधन के बारे में और अधिक जानें। जीवाश्म ईंधन, कहता ईंधन स्टेशन। देखिए, सूर्या विभिन्न प्रकार के वाहन अलग अलग ईंधन स्टेशन पर क्यों जाते हैं? कहता इसका कारण यह है कि वे विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल को ले सकते हैं, अलग अलग दोनों चीज़ है। कहता क्रियाकलाप 11.5 आइए सर्वेक्षण करें। अपने आसपास पड़ोस में वाहनों का सर्वेक्षण करें। वाहन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता होती है, आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी तालिका 11.3 में अंकित करें। देखिए, वाहन कितने प्रकार के वाहन, तो आप अगर ईंधन के माध्यम से जानना चाहते हैं क्या क्या प्रकार है, तो एक तो पेट्रोल गाड़ी होता है, पेट्रोल होता है। दूसरा डीजल होता है और तीसरा सीएनजी आया हुआ है, अभी सीएनजी आया हुआ, और इलेक्ट्रिक भी है, इलेक्ट्रिक। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी कैसा कैसा है। ईंधन इलेक्ट्रिक में तो हम ईंधन का यूज नहीं करते, तो इसको काट देंगे। सीएनजी में क्या डालते हैं? सीएनजी डालते हैं। डीजल में डीजल डालते हैं। पेट्रोल में पेट्रोल इंजन डालते हैं। चलिए इसको देखते हैं। कहता सामान्य किस प्रकार के ईंधन का उपयोग अधिक होता है? वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल दो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ईंधन हैं। सही बात, अभी हम ऊपर बताए हैं।
वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल दो अधिक उपयोग किए जाने वाले ईंधन हैं। पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी का तेल। हाँ, पहले जो गाड़ी चलता था उसमें मिट्टी का तेल भी होता था। मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस, जिसको सीएनजी बोलते हैं, कोयले और पेट्रोलियम को आमतौर पर जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। वे मूलतः पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के दब जाने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तन हो जाते हैं। इन ईंधनों को बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग भोजन बनाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। आजकल इसका उपयोग वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी यही है के रूप में ईंधन की तरह किया जाता है। यह पेट्रोल या डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यह भारत के कई भागों में पाया जाता है। प्रमुख कोयला उत्पादन राज्यों का पता लगाएं और उन्हें भारत के मानचित्र पर चिन्हित करें। कतक कोयले, लकड़ी और गोबर के उबलों का ईंधन के रूप में उपयोग पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था। अब प्रदूषण कम करने वाली प्राकृतिक गैस एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी धीरे धीरे इनका स्थान ले रही है। अब हम लोग ज़्यादातर गैस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे कोयला दिखाया हुआ है, कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, जिसको हम सीएनजी बोल सकते हैं। कहता जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग वर्तमान में इसी प्रकार सतत रूप से करते रहे तो शीघ्र ही जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे। जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने पर धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। क्या होता है? जीवाश्म ईंधन को जलाने पर धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। परिवहन और घरेलू ईंधन के लिए जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हुआ है। कहता आइए हम जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में अपना कुछ योगदान दें। निकट स्थानों तक पैदल या साइकिल से जाएं, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। कुछ अन्य विधियां सुझाएं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय को देखते हैं। तथा प्रकृति की निधि हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। वे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन है। उदाहरण के लिए हमें सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश, नदियों से जल तथा पौधे एवं जंतु से भोजन प्राप्त होता है। ये संसाधन जिन्हें हम प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हम अपनी सुविधानुसार प्राकृतिक संसाधन का उपयोग बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत बल्ब, फर्नीचर, सौर पैनल, साइकिल आदि हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। इस प्रकार के सभी संसाधन जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जिन्हें हम मानव के द्वारा बनाया जाता है उन्हें हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। कहता अपने विभिन्न प्रकृति संसाधनों जैसे वायु, जल और सौर ऊर्जा, वन, मृदा, चट्टानों, खनिज और जीवाश्म ईंधनों के विषय में जानकारी प्राप्त की। समय के साथ इनमें से कई प्राकृतिक संसाधन प्रकृति प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्निर्मित हो जाते हैं। यदि आपको याद है, अजी ने भूमि और ऊर्जा को बताया कि वे केवल वही नेलिकाएं अम्ले उठाई जो भूमि पर गिरे हुए हैं। यह बात सुनिश्चित करती है कि अन्य जंतुओं और पक्षियों के लिए पर्याप्त फल उपलब्ध हो। जंतु और पक्षियों के मल से निकलने वाले बीज नए और पौधे उगाने में सहायक होते हैं। यद्यपि इस प्रक्रिया में नए पेड़ों से फल मिलने में कुछ वर्षों का समय लगता है। अतः संसाधन जिनका उचित समयावधि के भीतर नवीनीकरण, पुनः पूर्ति अथवा पुनः स्थापन हो उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वायु, जल और वन नवीकरणीय प्रकृति संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। प्रकृति उनकी नवीनीकरण कर देती है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्द में जीवाश्म ईंधन निर्मित होने में लाखों वर्ष लगते हैं। ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद ये क्षीण हो जाते हैं। ये उचित समयावधि के भीतर उत्पन्न नहीं होते हैं और न ही इनकी पुनः पूर्ति होती है। इन संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण खनिज, मृदा, चट्टानें, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस है। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन हम उनको कहते हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद आसानी से नहीं मिलता है।
हमारी उपयोगी समाधान देखिए। यह भूमि और सूर्य के लिए अपनी अज्जी के घर रोमांचक छुट्टी के बाद घर लौटने का समय है। उनकी अम्मा उन्हें लेने आई है। भूमि और सूर्या ने अम्मा को बगीचे में उग रहे सागों के पौधे दिखाए और वे सूखी मिर्चें दिखाई जो अज्जी ने उन्हें घर ले आने के लिए दी थी। अब वे नगर में पहुंचे तो उन्हें आसमान के रंग और हवा की गंध में बदलाव देखा। यहाँ बहुत कम पेड़ है। यहाँ हवा की गंध भी अज्जी के घर की हवा जितनी अच्छी नहीं है। उन्हें वाहनों से निकलने वाले धुएं की गंध आ रही है। वायु प्रदूषित है। अम्मा कहती है, हाँ, हम जब वाहनों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं तो धुआं उपलब्ध होता है। आजकल ऐसे वाहन उपलब्ध हैं जो प्रदूषण कम फैलाते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत वाहन जो किसी भी प्रकार के धुएं का निष्कासन नहीं करते हैं। अतः लोग इन वैकल्पिक वाहनों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप वायु प्रदूषण कम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की सूची बना सकते हैं? हाँ, तो वायु प्रदूषण कम कब होगा? तो जब आप पेट्रोल डीजल गाड़ी का उपयोग कम करेंगे, उसके जगह आप क्या करेंगे? सीएनजी का यूज करेंगे या इलेक्ट्रिक बाइक का यूज करेंगे या इलेक्ट्रिक कोई भी गाड़ी का यूज करेंगे। कहता हम अपने दैनिक जीवन में कई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। आइए कुछ संसाधनों को पहचाने जो कि क्रियाकलाप 11.6 को पूरा करने में उपयोग में लाए जा रहे हैं। देखिए, क्रियाकलाप 11.6 है, आइए उपयोग किए गए प्राकृतिक संसाधनों की एक सूची बनाएं। कहता अपने दैनिक जीवन में आपके द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाएं और उन प्राकृतिक संसाधनों को लिखें जिनका उस गतिविधि के संचालन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया गया, ताकि 11.4 में कुछ गतिविधियां पहले से ही भरी हुई है, उनका अनुसरण करके आप रिक्त पंक्ति भर सकते हैं। कहता उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन देखिए, कपड़ा धोने में क्या करते हैं? पानी का यूज करते हैं। क्या करते हैं? पानी का यूज करते हैं। मिट्टी के खिलौना बनाने में क्या करते हैं? मिट्टी का यूज करते हैं। जलने की लकड़ी एकत्रित करना, जलाने के लिए क्या करते हैं? लकड़ी एकत्रित करते हैं। पतंग किससे बनाते हैं? पतंग पेपर से बनाते हैं या फिर पन्नी से बनाते हैं। जलपान करना यानी कि भोजन करने के लिए सामग्री का यूज करते हैं। आपने कितने प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाई है? अपनी सूची की तुलना अपने किसी मित्र की सूची से करें। आपने और आपके मित्रों ने प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाए हैं जिसमें से कई का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। ये संसाधन जल, वायु, मृदा तथा पौधे और जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन हैं। हमें ये संसाधन प्रकृति से मिलते हैं और हम अपने उपभोग के लिए इन संसाधनों से वस्तुएं बनाते हैं। इसलिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और उनका अपव्यय न करते हुए दायित्वपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और भविष्य के लिए भी इन्हें बचा सकते हैं। मानव रहित सभी सजीव अपने अस्तित्व के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। कहता पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है। मतलब कि क्या आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करा सकती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं। किसने कहा? यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। प्रमुख शब्द दिया हुआ है, इसको तो आप देख लेंगे। चलिए सारांश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारांश देखना अनिवार्य है। कहता अधिकांश संसाधन जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है वे प्राकृतिक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्राकृतिक द्वारा। कहता प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो मिला है संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कहता कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन वन, प्राकृतिक संसाधन देखिए, वन, वायु, जल, मृदा, चट्टानें, खनिज, जीवाश्म ईंधन और सूर्य से ऊर्जा है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जो कि मनुष्य ने बनाया है। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरण संसाधन और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे संसाधन जिनकी पूर्ति एक उचित अवधि के भीतर प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा हो जाती है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित मात्रा में होता, सीमित, और उनकी पूर्ति उचित अवधि के भीतर नहीं होती है, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कहता मानव सहित सभी सजीव अपने जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, इसलिए हमें उनका विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर होगा जो कि पृथ्वी से परे है, एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का होगा। तो चलिए, धन्यवाद।